साथियों, ये मेटाफ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और गांधी की बात का ये 11वां एपिसोड है। पिछली मर्तबा हमने चर्चा की थी नमक सत्याग्रह की, और उसके बाद गांधी जी का एक समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन से। उसके बाद उसमें तय ये हुआ था कि इंग्लैंड में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी। 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक तो पहले हो चुकी थी जिसमें कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने गांधी जी को अपना उम्मीदवार बना के भेजा। तो गांधी जी सितंबर के महीने में वहाँ पहुँचे लंदन, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 112 लोगों को बुलाया गया। 112 लोगों में 20 आदमी तो वहाँ की अंग्रेजी जो सरकार थी ब्रिटेन की, उसके नुमाइंदे थे, और उसमें 23 नुमाइंदे हिंदुस्तान के जो 562 रियासतें थीं उनके नुमाइंदे थे। 23 64 लोग वाइसराय या हिंदुस्तानी सरकार के नुमाइंदे थे, और ज़्यादातर गांधी जी को या एक आध आदमी को छोड़ के बाकी सारे के सारे नॉमिनेटेड थे। अंग्रेजों ने ही तय किए थे कि इनकी कॉन्फ्रेंस होगी। यानी बेसिकली आप समझें कि हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन को लीड करने वाली जो सबसे बड़ी जमात थी कांग्रेस, उसका सिर्फ एक आदमी, और जो हिंदुस्तान के लोगों का बहुत मामूली रिप्रेजेंटेशन करते थे, उनके तमाम लोग उसमें, ज्यादातर लोग तो अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंटेड। उसमें विचार करना था कि हिंदुस्तान के मुल्क का निजाम आगे कैसा चले। तो उसमें अंग्रेजों ने एक बड़ी चालाकी की बात की, क्योंकि 1857 से उनकी एक ही नीति चल रही थी, फूट डालो राज करो। उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि हिंदुस्तान में जो भी हम अधिकार देंगे असेंबलीज को और नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट को, उसमें हम वोट डालने का अधिकार सबको तो नहीं देंगे। चुनिंदा 5-7% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, जो रईस थे या ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा हम खांचे करेंगे इसमें, यानी कम्युनल डिवाइड करेंगे। उसमें हिंदुस्तान में जो अंग्रेज हैं उनका एक उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की जाएंगी, और सिर्फ अंग्रेज लोग ही उसमें वोट डालेंगे, उनको चुनेंगे। उसी तरीके से एंग्लो इंडियंस जो हिंदुस्तान में हैं, इनके कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी, और सिर्फ एंग्लो इंडियन ही उन अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। उसी तरीके से मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, वो पहले से ही रिजर्व थी वैसे, और उनमें से मुसलमान वोट डालेंगे। गांधी जी को ये बात, और दलितों के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी, और सिर्फ दलित लोग ही उन सीटों में वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। यानी जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे पूरी जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, एक एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो गांधी जी ने कहा कि सोचा गांधी जी ने कि 1916 से लेके 1931 तक 15 बरस हो गए। इन 15 वर्षों में कांग्रेस ने गांव-गांव में हर कम्युनिटी, हर जाति, हर तबके के लोगों में अपनी जगह बनाई, न केवल जगह बनाई, उनके सबके लोग भागीदारी करने लगे। कांग्रेस में लगभग 1/4 से भी ज्यादा, करीब 1/3 मेंबर्स मुसलमानों के थे। दलित भी बड़ी तादाद में शरीक हो गए, और कांग्रेस का स्पेशल प्रोग्राम चल पड़ा। मंदिरों में प्रवेश, कुओं में प्रवेश, स्कूलों में दलितों के लिए प्रवेश, इस प्रकार के प्रोग्राम भी कांग्रेस चला रही थी। तो उस वक्त हिंदुस्तान में हर तबके से लीडरशिप खड़ी हो रही थी, दलितों से भी हो रही थी, और कांग्रेस के प्रोग्राम का हिस्सा था वो, मुसलमानों से भी हो रही थी, हर कम्युनिटी में से हो रही थी। तो गांधी चाहते थे कि हमारे मुल्क में इस प्रकार खांचे ना किए जाएं, दलितों के लिए यह किया जाए कि उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएं असेंबलीज में, और जिस इलाके का नुमाइंदा चुना जाएगा, जैसे हमारा झांसी जिला है, अगर उसका कोई नुमाइंदा एमएलए की कोई जगह वहां पे है और सीट रिजर्व है, तो सब लोग वोट डाल के तय करेंगे कि हमें कौन सा दलित पसंद है। इस तरीके का गांधी का प्रपोजल था, ताकि वो कांग्रेस का द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही थी, सबको साथ लेके चलने की, आजादी की मुख्य धारा, आजादी आंदोलन की मुख्य धारा में सबको लाने की, उसमें फूट न पड़ जाए, ये मुख्य बात थी। अंग्रेज उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने जैसे ये बात रख दी, कम्युनल अवार्ड वाली बात। अंबेडकर जो थे वो बहुत बड़े दलित नेता थे हमारे देश के, और बहुत सही लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस वक्त जो अंग्रेजों का प्रपोजल था, उसमें गांधी जी को बड़ा अखर गया ये बात कि हम तो कांग्रेस के जरिए पूरे
मुल्क को, हर कौम को, हर तबके को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, जिसमें हर आदमी पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सवर्ण हो, हर शख्स, चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये उनकी सोच बन रही थी और मुल्क आगे बढ़ रहा था इसमें, क्योंकि नमक सत्याग्रह में हर कम्युनिटी के लोगों ने, खासतौर से गरीब तबके के सब लोगों ने हिस्सा लिया था। 1 लाख लोग तो जेल गए थे। तो उस सूरत में गांधी जी को लगा कि ये तो हमारे आंदोलन को खत्म कर देगा। अंबेडकर जो थे उनको भी वो हिंदुस्तान के सामाजिक समानता के सवाल पर बहुत गंभीर पहल कर रहे थे, बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के इस रुख से वो सहमत नहीं थे। और गांधी जी चूंकि आंदोलन के एतबार से देख रहे थे कि हिंदुस्तान में हमारी मुख्य जो पहल है वो साम्राज्यवाद की मुखालफत है, आज़ादी है, लिहाजा हम जब आज़ादी मिल जाएगी तो हम ऐसा संविधान बनाएंगे। और बाद में उन्होंने अंबेडकर को ही उसका अध्यक्ष बनाया संविधान सभा का, जिसके जरिए हम हर कम्युनिटी को जो पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाने के लिए अपन फैसला करेंगे, लेकिन हिंदुस्तानी लोग फैसला करेंगे, अंग्रेजों के नुमाइंदे नहीं करेंगे। ये गांधी जी की मुख्य पोजीशन थी। खैर वो वार्ता फेल होगी क्योंकि गांधी अकेले पड़ गए और बाकी 112 लोगों में से लगभग सारे के सारे लोग अलग विचारधारा के थे। तो खैर गांधी जी लौट कर आए। जब गांधी जी लौट कर आए तो उनके दिमाग में था कि ये बहुत बड़ी चाल चल दी गई है जिसमें हिंदुस्तान तमाम कम्युनिटीज में बंट जाएगा। तो गांधी जी ने आके एक उपवास, और हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने रिप्रेशन चला रखा था। इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौते के बावजूद तमाम लोगों पर रिप्रेशन था, गिरफ्तारियां हो रही थी और कुर्कियां, तमाम किस्म की सरकार की तरफ से दमन की नीति चल रही थी। तो गांधी जी ने उपवास किया, उपवास कर दिया। 6 दिन चला वो, 5 या 6 दिन उपवास चला और गांधी जी ने इसी सवाल को कहा कि ये कम्युनल अवार्ड तो हमारी हिंदुस्तान की रगों को खोखला कर देगा, हमारी जड़ों को खोखला कर देगा। तो गांधी जी उपवास में बैठ गए। दक्षिण भारत के, खासतौर से तमिलनाडु के, केरल के तमाम दलित नेता आपस में मशवरा करने लगे और अंबेडकर को भी तैयार किया और अंबेडकर मान गए इस बात को। यह मैं समझता हूं अंबेडकर के भी बहुत बड़ी महानता है कि उन्होंने गांधी के रुख को समझा और बाद में पूना पैक्ट के नाम से वो चीज सामने आई। इसमें 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि वो दलित उत्पीड़न मिटाने की अभी लड़ाई आगे चलाना जरूरी है। गांधी जी के इस उपवास के करीब 6-7 साल पहले, ये बात मैं कर रहा हूं 1925 की, 1925 में वाईकोम सत्याग्रह हुआ। केरल में एक राज्य है तिरावणकोर, वहां का एक शहर है वाईकोम, वहां पर एक मंदिर था, उसके आसपास के रास्ते से लोगों को जाने की मनाही थी। तो सत्याग्रह हुआ। एक रोज क्या हुआ कि वहां के कुछ सवर्ण लोग आए, उन्होंने मिर्च, वो चूना लेके आ गए और चूने का पाउडर लेके आए और लोगों की आंखों में चूना मार दिया। तो सत्याग्रही बेचारे देख ना पाए, उनकी आंखों में बहुत बेचैनी हुई उनको। गांधी जी को खबर लगी। तो अब इस बारे में गौर करें कि सत्याग्रह के बारे में सरकार का फर्ज क्या है। गांधी जी ने उसके बारे में लिखा कि त्रावणकोर का राज्य बहुत बड़ा राज्य है दक्षिण भारत का, और निहत्थे सत्याग्रहियों पर इतना बड़ा जुल्म किया गया कि उनकी आंखों में चूना फेंका गया और वहां की पुलिस देखती रही। यह प्रशासन के ऊपर कलंक है, यह राज्य के ऊपर कलंक है। और सत्याग्रही को कहा कि अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो इतना बड़ा कलंक है ये हमारे देश में, छुआछूत और भेदभाव, कि इसके लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। ये गांधी ने उस वक्त कहा था। तो गांधी जी हिंदुस्तान की रगों से धार्मिक और जातीय भेदभाव मिटाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मुकम्मल कोशिश कर रहे थे, पूरी आत्मा से लगे थे उस काम में। और जब 1932 में उनका उपवास खत्म हुआ, पूना पैक्ट के बाद, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और मंदिरों में प्रवेश, स्कूलों में प्रवेश दलितों के लिए, कुओं में प्रवेश, बिगाड़ प्रथा का खत्म होना वगैरह वगैरह उन्होंने मुहिम चलाई। आप इस पर जरा जोड़ के देखें। मैं आपको एक उदाहरण अपने गांव का देता हूं। हमारे गांव में एक मंदिर है, लक्ष्मणगढ़ मंदिर, उसके पुजारी हैं। तो हमारे 10-12 गांव का जो जागीरदार थे वो उनको पेंशन, उनको पैसा देते थे पूजा करने के।
तो जब हमारे गांव में वो जागीरदार साहब थे, वो ठाकुर थे, आते थे तो हमारा पुजारी पहले से कहता था महाराज आशीर्वाद, झुक के। परंपरा ये थी कि ब्राह्मण कहीं आएगा पंडित वगैरह तो बाकी लोग उसको कहेंगे महाराज पाए लागी, तो कहेगा आशीर्वाद। लेकिन डर इतना था ब्राह्मणों में कि उसको पहले से ही महाराज आशीर्वाद, वो कहता अच्छा, ये कहता था। उसी तरीके से हमारे गांव के कुछ ब्राह्मण जाके, एक कंपनी थी वहां, पत्थर कंपनी, स्टोन सप्लाई कंपनी, उसमें जाके खाना पकाते थे। तो आप समझ लें कि ब्राह्मणों में भी दो तबके हैं, एक गरीब तबका और उसी की तादाद ज्यादा है जो बेचारा मजदूरी करके, मेरे दादा खुद पत्थर ढोते थे, मजदूर थे। तो इस तरीके से एक तबका वो है, एक एलीट तबका है जो अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था, ब्राह्मणों का और बनियों का और ठाकुरों का, और वो उनसे प्रिविलेजेस लेता था और गांव में कुचलता था लोगों को। तो यानी जमींदारी प्रथा हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज को टिकाने का एक जरिया बन चुकी थी। और दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न होता था आम हिंदू ब्राह्मण नहीं करता था, ये जमींदार तबके का, महाजन तबके का, अफसर तबके का ब्राह्मण करता था या बनिया करता था, ये करते थे। तो गांधी की कोशिश क्या थी? गांधी की कोशिश ये थी कि इन एलीट क्लासेस के दिमाग में सेंसिटिविटी पैदा करें, संवेदनशीलता पैदा करें अवाम के प्रति, और अवाम में हौसला पैदा करें कि आप जुल्म से के सामने झुके ना, ये बात, और मिलजुल के रहें। दलित को और ब्राह्मण को और मुसलमान को मिलके ही रहना है। वैसे भी मिलके ही रहते, सब लोग एक खदान में काम करते थे, एक मिलके खेतों में खेती करते थे, किसी महाजन के यहाँ काम करते थे, सब मिलके ही करते थे। लेकिन बदकिस्मती से छुआछूत तो थी, तो गांधी ने उसको रोका और कहा कि एक कैंपेन चलाएं। तो मैं इस बात को खासतौर से इस वक्त दिमाग में रखना, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क से ये धार्मिक घृणा और जातीय घृणा अभी पूरी तरह से मिटी नहीं है। जब मैं एमएससी में पढ़ता था आगरा में, आज़ादी मिल चुकी थी, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 67-68 की। तो हमारे हॉस्टल में बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी रहते थे दलित समाज के। तो एक दिन मैं बाहर रह के किराए के मकान में रहता था, अपना खाना खुद पका के। तो एक दिन मैं घूमने जा रहा था, तो वहाँ से एक हमारा साथी आया, हाथ में डिब्बा था। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले खाना खाने जा रहे हैं। हमने कहा तुम तो हॉस्टल में रहते हो, खाना खाने कहाँ जा रहे हो? बोले हमें खाने नहीं देते हॉस्टल में। हमने कहा क्यों? वो अपने घी लेके जा रहा था किसी प्राइवेट होटल में खाना रेस्टोरेंट में खाना खाने। Then I realized कि हमारे हॉस्टलों में बड़ी जात के जो बच्चे हैं वो छोटी जात के बच्चों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, या तो जलील करते हैं या उनको खाना खाने नहीं देते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 1967 की, आज़ादी मिले हुए लगभग 20 बरस हो चुके थे। ये सूरत है। तो आज भी हमारे समाज में, हमारी रगों में कुछ जहर भरा हुआ है, वो हमें मिटाना है। और मैं चाहता ये हूँ कि हमारे समाज के दलित भाई इस बात पे गौर कर लें, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में दलितों में और आदिवासियों में सांप्रदायिक ताकतों ने जगह बना ली है। ये एक और बीमारी लग गई। आप समझ लें कि सांप्रदायिकता, चाहे जात के नाम पे घृणा हो, चाहे धर्म के नाम पे घृणा हो, ये साम्राज्यवादी रोग है। ये साम्राज्यवाद को मजबूत करता है, शोषण को मजबूत करता है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर बच्चा, दलित, आदिवासी, गरीब, इस बात को समझ ले कि ये उसके हक में रत्ती भर नहीं है कि गरीब हिंदू गरीब मुसलमान से ना मिल सके, गरीब दलित गरीब सवर्ण से ना मिल सके। हम सब एक ही हैं। बस हमारे अंदर ये जो खोट पैदा हो गया भेदभाव का, वो मिट जाए तो हम सब इंसान हैं, मुकम्मल इंसान हैं। तो इस लिहाज से ये गांधी जी का ये जो कैंपेन था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उस पर गांधी पे हमला भी किया गया। उस दौरान जब सन 32 में वो घूम रहे थे, आज़ादी मतलब दलित समाज को आगे बढ़ाने की मुहिम चला रहे थे, उन पे हमला भी किया गया, जानलेवा हमला किया गया, बच गए थे वो। तो इस तरीके से वो फेज हिंदुस्तान की को ऊंचा ले जाने का पीरियड था, वो फेज था, वो चला। फिर ये क्या हुआ कि 1936 का एक जिक्र और करना चाहता हूं मैं आपसे। क्या हुआ कि ये सत्याग्रह के दौरान कई लोग छोड़ दिए गए, कई लोग फिर भी बंद रहे। नेहरू जी बंद थे उनमें से। सन 36 में वो जेल में बंद थे। 36 में हालांकि
उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से एक ऐतिहासिक काम किया। लखनऊ की कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उन्होंने कि हम अगर आज़ाद होगा जब मुल्क तो हम हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें किसानों मजदूरों के हक में कानून बनेंगे, समाजवादी निजाम जैसा कुछ लाएंगे, ऐसा उन्होंने बयान किया। तो कांग्रेस में मजदूरों उनकी भर्तियां चालू हो गई, तभी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच में जब जेल में थे तो उनकी वाइफ कमला नेहरू वो बीमार पड़ गई और उनके लिए टीबी हो गई थी, तो उनके लिए भेजा गया स्विट्जरलैंड। अंग्रेजों ने देखा कि कहीं मर न जाए कमला नेहरू, तो नेहरू जी को छोड़ दिया। नेहरू जी वहाँ पहुँचे स्विट्जरलैंड, 1 महीने रहे वहाँ पे। इस बीच में कमला नेहरू गुजर गई, तो उनकी अस्थियाँ लेके वहीं जला दिया उनको, और उनकी अस्थियाँ लेके राख लेके वो आ रहे थे। वो और इंदिरा गांधी साथ थी। जब वो इटली आए नेहरू जी, तो इटली में उनके पास एक कर्नल आके मिला, मुसोलिनी का एक आदमी। वो बोला आपको मुसोलिनी मिलना चाहते हैं। मुसोलिनी आतंक का नाम था, पूरी दुनिया थर्राती थी उससे। हिटलर, मुसोलिनी और जापान का तोजो, ये लोग इनकी एक्सेस थी। और अगले साल जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ 1937 में, तो इनकी तैयारी मुकम्मल चल रही थी दुनिया को रौंदने की, और बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा इटली में कर चुका था वो। तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी मना करने की कि हम नहीं मिलना चाहते। तो कर्नल आके बोला कि मुसोलिनी आपसे मिलना चाहते हैं। नेहरू ने मना कर दिया, इसकी परवाह किए बगैर कि मेरे ऊपर क्या रिएक्शन होगा, मैं जिंदा बचूंगा यहाँ के नहीं। खैर, उनको मारा नहीं गया, वो गाड़ी पकड़ के, प्लेन पकड़ के हिंदुस्तान आ गए। ये बहुत मिसाल मानी जाती है कि अगर आपके सामने, आपके सर पे मौत भी मंडरा रही हो, लेकिन आपको फैसला करना पड़ जाए कि आप सच पे टिकेंगे कि जान बचाने के लिए सच से मुकर जाएंगे, तो नेहरू ने वो मिसाल कायम की। फिरका वारियत के लिए जाना जाता है मुसोलिनी, कि फिरका वारियत के हक में हम हरगिज खड़े ना होंगे भले हम मर जाएं। और गांधी नेहरू हिंदुस्तान लौट आए, तो सन 36 का वो पीरियड, अगले साल वर्ल्ड वार चालू हो गया सन 37 में। वो बड़ा खराब पीरियड था, और उसमें करीब 8.5 करोड़ लोग मरे, करीब आधा करोड़ लोग तो मरे इन एक्सेस पावर्स के, यानी जर्मनी, जापान और इटली के, ये इकट्ठे थे, और बाकी दुनिया एक तरफ थी। इस पर हम चर्चा तफसील से करेंगे अगली मर्तबा, लेकिन जानने के पहले एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, और वो ये कि 1930 से लेके 1937 तक का जो आज़ादी की लड़ाई का पीरियड है, हमारा आज़ादी आंदोलन का पीरियड है, उसमें बीच में सरकारें भी बनी, चुनाव भी हुए, और उन चुनावों में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी, कई जगहों उनकी सरकारें बनी और सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी। यानी ये बात पक्की हो गई कि कांग्रेस का आंदोलन जनता के हर तबके को छू रहा था, उनको साथ लेके चल रहा था, औरतों को खासतौर से साथ लेके चल रहा था, हर तबके की औरतों को साथ लेके चल रहा था। ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे अकबर जैसा राजा, अपढ़ राजा भी बेहतरीन राजा साबित होता है, जहाँ हमारे गांव की कम पढ़ी लिखी अपढ़ लड़कियां भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेती हैं, जहाँ पे बगैर हैसियत का कोई दलित भी आज़ादी आंदोलन में आगे आ जाता है। और इसमें जैसे जगजीवन राम है, चौधरी जगजीवन राम, बाद में संजीवैया एक हुए, और साउथ में तो नारायण गुरु ने एक मुहिम खड़ी कर रखी थी। केरला में थे नारायण गुरु, और तमिलनाडु में, मतलब दक्षिण भारत में जाति की कट्टरता भी ज्यादा थी, और कट्टरता के खिलाफ आंदोलन बहुत मजबूत था। हालांकि उसकी बुनियाद रखी थी हिंदुस्तान में ज्योतिबा फुले ने। पिछली सदी में बहुत गजब के आदमी थे ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ। तो इन लोगों ने हिंदुस्तान को जड़ों से मजबूत किया, और आगे चल के हमारे आज़ादी आंदोलन की धारा मजबूत हुई, और आइंदा चल के, आगे चल के हम लोग फिर 1937 के बाद क्या माहौल बना उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।